जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो शायद आज हमसे भी ज्यादा मॉडर्न थी, और फिर अचानक वो पूरी की पूरी सभ्यता गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि भारत की जमीन के नीचे दफन एक हकीकत है। एक ऐसा राज जिसने पिछले 100 सालों से दुनिया के बड़े से बड़े दिमागों को उलझा कर रखा हुआ है। तो चलिए इस भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो दफन हो गया और फिर सदियों बाद दोबारा खोजा गया। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। ब्रिटिश हुकूमत को बड़ा गुमान था कि उन्होंने भारत को सभ्यता सिखाई है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस जमीन पर वो राज कर रहे थे उसके ठीक नीचे एक पूरा का पूरा स्वर्ण युग दफन था। उनका ये घमंड तब चकनाचूर हो गया जब भारत में दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक की खोज हुई। इस एक खोज ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हर दावे की हवा निकाल दी। ये एक जीता जागता सबूत था कि भारत को किसी बाहरी कल्चर की जरूरत नहीं थी। उसने तो हजारों साल पहले ही अपना शिखर देख लिया था। इस खोई हुई दुनिया की खोज की कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ 1829 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक यात्री ने कुछ अजीब से प्राचीन खंडर देखे। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नींव रखी। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट आया 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज को कंफर्म किया, और ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला खोज निकाला। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? दशकों तक इस महान सभ्यता के सबूत हमारी आंखों के ठीक सामने थे और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। पंजाब के गांव वाले जमीन से निकलने वाली पकी हुई ईंटों को कोई दैवीय चमत्कार मानते थे। उन ईंटों से घर बनाए गए, यहां तक कि एक पूरी की पूरी रेलवे लाइन बिछा दी गई। किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि वो एक प्राचीन महानगर के टुकड़ों से अपना आज बना रहे हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला वो सिर्फ एक और पुराना खंडहर नहीं था, वो तो एक परफेक्ट सोसाइटी का पूरा ब्लूप्रिंट था। सवाल यह है कि आज से 5000 साल पहले यह सब मुमकिन कैसे हुआ? अब हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसे दुनिया का पहला आधुनिक शहर कहा जा सकता है। कांस्य युग के ये इंजीनियरिंग चमत्कार आज भी हमारे होश उड़ा देते हैं। ये दुनिया की पहली बड़ी शहरी सभ्यता थी, जिसके शहरों को इतनी सटीकता से प्लान किया गया था कि आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। अपने पीक पर इस सभ्यता की आबादी करीब 50 लाख थी। जी हां, 50 लाख। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। ये सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक लगभग 12,60,000 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल एरिया में फैली हुई थी। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसकी कोई एक राजधानी नहीं थी। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उस पर जरा खास ध्यान दीजिए। हड़प्पा के शहरों में ग्रिड पैटर्न पर एकदम सीधी सड़कें थीं, ढकी हुई नालियों का एक पूरा जाल बिछा था और सड़कों के किनारे डस्टबिन्स भी रखे होते थे। सच तो यह है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का था कि आज भी हमारे कई मॉडर्न शहर भारी बारिश में डूब जाते हैं, पर वो लोग उस जमाने में भी वाटर मैनेजमेंट में माहिर थे। सोच कर देखिए, उनके पास शहरी जीवन का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। हर ईंट का साइज एक जैसा, ताकि कंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी रहे। घर 2-2 मंजिला होते थे और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और फ्लश टॉयलेट होता था। अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम थे। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ शायद किसी सामुदायिक उत्सव का सेंटर था, और पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय भी थे। मतलब ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर समाज था। बस एक पल के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसे शहर में रहना जहां आपके घर में एक पर्सनल बाथरूम और फ्लश टॉयलेट हो। यह कोई आदिम बस्ती नहीं थी, ये तो अतीत में बसा हुआ भविष्य था। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले सवाल पर। एक राजा के बिना साम्राज्य। ये एक ऐसे शांतिपूर्ण समाज की पहेली है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इतना विशाल और इतना ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य, लेकिन मजे की बात यह है कि वहां कोई राजा था, इसका कोई सबूत ही नहीं मिलता। जी हां, खुदाई में न तो कोई आलीशान महल मिला, न कोई भव्य मंदिर, और न ही लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार। पुरानी सभ्यताओं की जो 3 सबसे बड़ी पहचान होती हैं, राजा, सेना और एक राजधर्म, उनमें से किसी का भी यहां कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर इस समाज को चला कौन रहा था? एक मजबूत थ्योरी यह है कि यह एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है खुदाई में मिली मूर्तियां।
पुरुषों की मूर्तियों के मुकाबले महिलाओं की मूर्तियां कहीं ज्यादा मिली हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि समाज में औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा था और शायद फैसले लेने की पावर भी उन्हीं के पास थी। यहाँ के लोग खेती और व्यापार पर जीते थे। वो गेहूं, जौ और दालें उगाते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बुना। यहाँ कुम्हार, सुनार और कारीगर जैसे स्किल्ड लोग रहते थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, जहाँ सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति तो उनकी कला का एक बेमिसाल नमूना है। तो फिर यह सवाल और भी गहरा हो जाता है, 50 लाख लोगों का समाज इतने बड़े एरिया में बिना किसी राजा या सेना के आखिर कैसे तरक्की कर रहा था? क्या यह वाकई में एक शांतिपूर्ण आदर्श समाज था, या फिर इसे चलाने का कोई और तरीका था, जैसे व्यापारियों या पुजारियों की कोई कमेटी? इस सभ्यता का एक और बड़ा राज है इसकी भाषा। एक ऐसी गुप्त भाषा, एक ऐसा कोड जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर घुमा रखा है। इसे सिंधु लिपि कहते हैं। ये 400 से ज्यादा सिंबल्स की एक लिखावट है जो मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और टैबलेट्स पर मिली हैं, और आज तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इन सिंबल्स में मछली, पक्षी और एक सींग वाले जानवर जैसे चित्र हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। यही वो चाबी है जो उनके सारे राज खोल सकती है। उनका समाज कैसा था, वो क्या मानते थे, और उनका अंत कैसे हुआ। ये एक ऐसा कोड है जिसे 100 सालों से कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है। इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, मिस्र की भाषा को इसलिए समझा जा सका क्योंकि रोजेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिला था। उस पर एक ही मैसेज 3 भाषाओं में लिखा था, जिनमें से एक थी प्राचीन ग्रीक, जिसे स्कॉलर्स पढ़ सकते थे। सिंधु लिपि के लिए ऐसा कोई रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास कुछ सुराग जरूर हैं, बिल्कुल किसी जासूसी केस की तरह। सुराग नंबर 1, ये लिपि शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सुराग नंबर 2, इसमें 400 से ज्यादा चिन्ह हैं जो किसी अल्फाबेट के लिए बहुत ज्यादा है। सुराग नंबर 3, ये शायद एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है जहां हर चिन्ह एक पूरे शब्द या एक आवाज को दिखाता है। और चौथा और आखिरी सुराग, ज्यादातर लिखावटें बहुत छोटी हैं, आमतौर पर सिर्फ 5 चिन्हों की। ये पहेली आज भी लोगों को कितना फैसिनेट करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने यह ऐलान किया है कि जो कोई भी इस लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड कर लेगा, उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे डरावने रहस्य पर, इस महान सभ्यता का रहस्यमयी अंत। आखिर उन 50 लाख लोगों का हुआ क्या? 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच कुछ ऐसा हुआ कि शहर के शहर खाली होने लगे, व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, लिखाई गायब हो गई, और एक पूरी की पूरी सभ्यता हमेशा के लिए खामोश हो गई। आखिर हुआ क्या था? इसके खत्म होने के पीछे कई थ्योरीज हैं, और हर थ्योरी अपने आप में एक कहानी है। कुछ एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को दोष देते हैं, तो कुछ भयंकर बाढ़ या भूकंप को। एक पुरानी थ्योरी विदेशी आक्रमण की भी है, और कुछ का मानना है कि कोई बहुत बड़ी महामारी फैली होगी जिसने सबको खत्म कर दिया। चलिए एक एक करके सबूतों को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज की थ्योरी कहती है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जीवन देने वाली नदियां सूख गईं और भयानक अकाल पड़ गया। प्राकृतिक आपदा की थ्योरी भी काफी मजबूत है। अकेले मोहनजोदड़ो शहर को कम से कम 9 बार बाढ़ के बाद फिर से बनाया गया था। आर्यन आक्रमण की थ्योरी को अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि किसी बड़े युद्ध के कोई सबूत ही नहीं मिले, और महामारी की थ्योरी का आधार एक ही जगह पर मिले कई कंकाल हैं जो किसी भयानक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। या फिर क्या ये इन सभी आपदाओं का एक कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म जिसने इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक का नामो निशान मिटा दिया? तो आखिर में ये खामोश पत्थर हमें आज क्या सिखाते हैं? चलिए इतिहास से मिले इस सबसे जरूरी सबक पर एक नजर डालते हैं। इस बात पे जरूर गौर कीजिए, ये शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। हम इतिहास को तरक्की की एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ये साबित करती है कि बड़े से बड़े उन्नत समाज भी गिर सकते हैं और उनका सारा ज्ञान पूरी तरह से खो सकता है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ उन खंडरों में दफन नहीं है, बल्कि वो आज भी हम में जिंदा है। प्रकृति की पूजा, जैसे पीपल के पेड़ या पानी को पवित्र मानना, और स्वस्तिक जैसे पवित्र चिन्ह, ये सब हजारों सालों से आज के आधुनिक भारत तक चले आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं हम आज भी अपने उस हजारों साल पुराने अतीत को जी रहे हैं। तो आखिरी सवाल यह है कि जमीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं, और जब हम आखिरकार उनकी भाषा का कोड तोड़ लेंगे तो क्या ये प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी हर समझ को बदल कर रख देगा? इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और गहरी एनालिसिस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी थियरी क्या है। क्या वो क्लाइमेट चेंज था, कोई आपदा या कुछ और? हम आपकी राय जानना चाहेंगे।